कहानी मेघ एक शराब एपिसोड 29। तन्वी दीदी, स्वाति ने तन्वी को हिलाते हुए कहा। तन्वी अपनी कॉलेज की यादों से बाहर आ जाती है और कहती है, हाँ दीदी, आप यहाँ सीढ़ियों पर खड़ी होकर क्या कर रही हो? मैं कब से आपको कमरे में ढूंढ रही हूँ। कुछ नहीं, वो बुरी याद आ गई थी। आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं तो डर ही गई थी आपको यहाँ मूर्ति बने खड़ा देखकर। मुझे लगा आपको कहीं नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है। नहीं स्वाति, तन्वी ने हंसते हुए कहा। चलो अब सोने चलते हैं, कुछ ही देर में सूरज भी निकल आएगा। हाँ दीदी चलो। स्वाति और तन्वी ऊपर वाले कमरे में जाकर, जहाँ पर पहले से ही अनन्या सो रही थी, उसके बगल में जाकर सो जाती हैं। सुबह हो चुकी थी और सुबह के 8 बज चुके थे। रुद्र जल्दी जल्दी तैयार होकर जिप्सी में बैठ रहा था कि तभी रुद्र की माँ पीछे से आवाज़ देती है, अरे रुद्र बेटा, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? वो माँ, अजय का कॉल आया था और उसने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है। तो पहले बेटा नाश्ता तो कर लो, फिर चले जाना। नहीं माँ, पहले काम ज़रूरी है। ठीक है बेटा, पर वापस जल्दी आना। रुद्र जिप्सी स्टार्ट करता है और गोंदिया स्टेशन चला जाता है। अजय अपने पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था और माखनलाल कुछ फाइलें ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर रुद्र आ जाता है और वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। तभी अजय रुद्र को यूं लंगड़ाता देखकर रुद्र से पूछता है, ये तुम्हारे पैर में क्या हो गया रुद्र? यूं लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? वो कुछ नहीं अजय, मैं घर में गिर गया था तो चोट आ गई। अच्छा संभल कर रहा करो यार, आजकल तुम्हें बहुत चोट लग रही है। किसी से कुश्ती उश्ती लड़ रहे हो क्या? नहीं, मैंने कहा ना घर पे गिर गया था, रुद्र ने गुस्से से कहा। अच्छा ठीक है भाई, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। वैसे मैं जान सकता हूँ मुझे यहाँ इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया गया है? बताते हैं यार, इतनी जल्दी क्या है, पहले नाश्ता तो कर लो। अरे कुंदन, जरा चाय और नाश्ता बोल देना, माखनलाल ने कहा। जी नहीं माखनलाल जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? अभी तो तुम्हारी पुलिस वाले खातेदारी करेंगे। मतलब ये है कि रुदर, ये बताओ कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? वो ओ पॉजिटिव। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वो हम आजकल ब्लड ग्रुप कैंप लगा रहे हैं ना, वैसे बहुत रियल होता है ये ओ पॉजिटिव। पर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुद्दे पर आइए ना, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? ठीक है रुदर, हम मुद्दे पर आते हैं, पहले मेरे सवालों के जवाब दो। अजय ने कहा। हाँ पूछो, क्या सवाल पूछना है तुम्हें? ये बताओ कि जिस रात भिखारी की मौत हुई उस रात तुम कहाँ पर थे? यह सुनकर रुद्र के माथे पर पसीना आ जाता है और धीरे से कहता है, मैं अपने घर पर था। घर पर क्या कर रहे थे? माखनलाल ने कहा, जाहिर सी बात है, सब सोते हैं, मैं भी सो ही रहूँगा। सब नहीं सोते ना रुद्र, किसी किसी का रात में टहलने का मन करते हैं और वो घूमने निकल जाते हैं। पर मैं तो सो ही रहा था माखनलाल जी। पक्का? हाँ पक्का। और कुछ पूछना है आप लोगों को या फिर यही सवाल पूछने बुलाया था? इस सवाल का जवाब तो मैं फ़ोन पर ही दे सकता था, अभी तो शुरू हुए हैं। माखनलाल ने कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस भिखारी की मौत रात के 2 बजे हुई थी। अजय ने कहा, उस भिखारी की मौत चाहे 2 बजे हो या रात के 4 बजे, मुझे उससे क्या? पर यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो इसलिए रुद्र कि रात के 3 बजे की लोकेशन तुम्हारे जंगल के आसपास की बता रही है, जहाँ पर वो तालाब है वहाँ पर। और अब तुम बता सकते हो कि जब तुम रात के घर पे थे तो वहाँ पर लोकेशन कैसे बता रही है? यह बात सुनकर रुद्र पूरी तरह पसीने से भीग जाता है। तभी वहाँ पर चाय वाला आता है, माखनलाल को देता है। साहब चाय। अरे लाओ लाओ भाई, अभी नींद भी खोलनी है। रुद्र तुम भी उठा लो, हो सकता है तुम्हें याद आ जाए कि रात के 3 बजे तुम्हारा मोबाइल जंगल के बीच क्या कर रहा था। माखनलाल ने कहा। रुद्र चाय का कप उठा लेता है। रुद्र मेरे सवालों के जवाब दो, अजय ने गुस्से से कहा। रुद्र अजय की बातों का कोई जवाब नहीं देता। देखो रुद्र, हमें जंगल में कुछ खून की बूंदें मिली थी और वो खून की बूंदें तुम्हारे खून के से मैचिंग होती है। तो अब केस क्लियर है। पहले तुमने उस भिखारी के जरिए गौरी को गायब करवाया और बाद में वो भिखारी तुम्हारा राज ना खोल दे, इसलिए तुमने उस भिखारी को ही मार दिया। उस रात तुम्हारी और उस भिखारी के साथ हाथापाई हुई, इसलिए तुम्हें चोट लगी और फिर तुम्हारे खून की बूंदें वहाँ पर गिर गई और यही कारण है कि तुम लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे हो। नहीं अजय, यह सच नहीं है। तो फिर क्या सच है, तुम भी बता दो। रुद्र कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता है। देखो रुद्र, ऐसे चुपचाप रहोगे तो हम
केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अभी तक जितने भी सबूत मिले हैं वो सब तुम्हारे खिलाफ हैं, और इतने सबूत काफ़ी है तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। यदि तुम चाहते हो कि मैं पूरे कानूनी तरीके से पूछताछ करूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, और अगर नहीं तो प्लीज़ कोऑपरेट करो और अब सच सच बताओ। ठीक है, मैं सच सच बताता हूँ, उस पर यकीन करना या ना करना वो तुम्हारी मर्जी। उस रात मैं और अर्जुन छत पर सिगरेट पी रहे थे, तभी मुझे वो भिखारी मेरे बाड़े में दिखा। मेरे और अर्जुन के कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो भिखारी मेरे बाड़े के पास क्या कर रहा था। और जब हम दोनों नीचे जा रहे थे तो मेरे दरवाजे के पास ही कोई एक कील पड़ी थी जो मेरे पैर में चुभ गई, और जिसके कारण मेरे पैर में खून आने लगा। और जब तक हम लोग बाड़े के पास पहुंचे वो भिखारी वहां से जा चुका था। अर्जुन को लगा कि मेरे घर के पीछे जो जंगल है वो उसी की तरफ गया, इसके लिए हम दोनों उसके पीछे पीछे जाने लगे। पर बीच रास्ते में ही मुझे मेरे पैर में ज़्यादा दर्द होने लगा तो हम लोग वहाँ से ही वापस आ गए। और यदि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरा घाव देख सकते हो। और तुम कह रहे हो कि इस भिखारी की मौत रात के 2 बजे हुई, तो तुम मेरे 2 बजे की लोकेशन देख सकते हो, मैं घर पर ही था। इतना कहकर रुद्र अपना जूता निकालने लगता है और अपने पैर का घाव अजय को दिखाने लगता है। टेबल के पास ही एक फाइल रखी हुई थी। माखनलाल उस फाइल को निकालता है और पन्ने पलटने लगता है और कहता है, साहब ये रुद्र ठीक कह रहा है, उसके रात के 2 बजे की लोकेशन उसके घर की है। क्या? अजय ने हैरानी से कहा। अगर खूनी रुद्र नहीं है तो खूनी कौन है साहब? माखनलाल ने कहा, अब यही तो पता करना है माखनलाल। रुद्र अपना जूता वापस से पहन लेता है और कहता है, अब मैं चलूं? हाँ ठीक है, अजय ने कहा। रुद्र वहां से जाने लगता है। रुद्र अभी 2-3 कदम ही चला था कि अजय पीछे से आवाज देता है, रुद्र जरा 2 मिनट रुकना। क्या? अजय रुद्र की तरफ जाने लगता है और कहता है, जब हम लोग उस भिखारी के घर पर जांच पड़ताल के लिए गए थे तो हमें वहां पर उसके संदूक में तुम्हारी ये बचपन की फोटो मिली थी। क्या? मेरी फोटो? रुद्र ने चौंकते हुए कहा। अजय ने पॉलीथीन बैग में रखी हुई फोटो रुद्र को दिखाते हुए कहता है। रुद्र वो फोटो देखता है तो हैरान हो जाता है। वो यही फोटो थी जो रुद्र ने अपने सपने में देखी थी। क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों हो? तुम्हें कुछ पता है इस फोटो के बारे में? नहीं नहीं, रुद्र ने हड़बड़ाहट के साथ कहा। इनफैक्ट ये फोटो तो मेरे बचपन की है, और ये मेरे स्कूल की फ़ोटो है जब मैं करीब 8 साल का था, और मुझे ज़्यादा बचपन के बारे में कुछ याद नहीं है। पर इस फ़ोटो से ये साबित होता है रुद्र कि उस भिखारी ने तुम्हारा कैमरा चोरी करना इत्तेफाक नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया था। क्या? पर कैसे? अब यही तो पता करना है रुद्र, अभी तुम जा सकते हो। ठीक है, रुद्र वहाँ से जाने लगता है। रुद्र के जाते ही माखनलाल अजय से कहता है, आपने एक बात नोटिस की क्या? क्या? रुद्र को और आपको दोनों को ही अपने बचपन के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है। ऐसा लगता है कि आप दोनों के दिमाग से बचपन का वो हिस्सा ही मिटा दिया है। क्या बकवास कर रहे हो माखनलाल? ये कैसे हो सकता है साहब? बकवास नहीं कर रहा हूँ, काले दुनिया की जादू में ये सब हो सकता है। वैसे साहब आप एक बात बताइए, ऐसा क्या हुआ था आपके बचपन में कि आप दोनों दोस्त थे दुश्मन बन गए? पता नहीं माखनलाल। मैंने कहा ना, मुझे अपने बचपन के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है। बस इतना पता है कि पहले हम अच्छे दोस्त थे, अब नहीं है। वैसे आपने रुद्र को अरेस्ट क्यों नहीं किया? इतने सबूत तो काफ़ी थे। वो इसलिए माखनलाल कि वो सच बोल रहा था। आपको कैसे पता? माखनलाल, बॉडी लैंग्वेज की भी कोई चीज़ होती है। जब भी कोई इंसान मनगढ़ंत कहानी बनाता है तो उसे सोचने में टाइम लगता है। वो बीच में ज़रूर कुछ देर बात करते करते रुक जाएगा, और रुद्र कहीं भी एक बार भी नहीं रुका। और एक बात और है, और जब भी इंसान कुछ झूठ बोलता है तो वो अपने होठ चबाने लगता है, और रुद्र ने अपने एक बार भी होठ नहीं चबाए। अच्छा, ये बॉडी लैंग्वेज तो मुझे भी सीखनी पड़ेगी अब। समीर और पीयूष रुद्र के कमरे में ही थे कि तभी समीर का फ़ोन बजता है। जी सर, जी मैं काम पर ही हूँ, 1-2 दिन में आ जाऊँगा। सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ पाया। सर आप गुस्सा मत कीजिए ना, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं 2-3 दिन में वहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है सर, ठीक है। इतना कहकर समीर फ़ोन काट देता है और उदास होकर बेड पर लेट जाता है। क्या हुआ समीर? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ठाके लगा कर बातें कर रहे थे, अब मुंह फुला कर बैठ गए हो, क्या हुआ? पीयूष ने कहा।
कुछ नहीं यार, बस बॉस का फ़ोन था। क्या बॉस? तो फोटोग्राफर है ना, तुम्हारा क्या बॉस? अरे भाई, तुम्हें क्या लगता है हम आर्टिस्ट लोगों का कोई बॉस नहीं होता क्या? वक्त के साथ साथ सब बदलता है। एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर एग्जीबिशन होने वाली है और उसके लिए मुझे बेंगलुरु जाना है, और यदि नहीं गया तो मैं ग्रुप से निकाल दिया जाऊंगा, और मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। अच्छा, हाँ यार रुद्र की शादी में ऐसा फंसा कि भूल ही गया कि और भी दुनिया है मेरी। सही कहा यार, बहुत दिन हो गए यहाँ रुके हुए। अब हमें अपने अपने घर चले जाना चाहिए। हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो। रुद्र पुलिस स्टेशन से वापस आ जाए, फिर उससे बात करते हैं। अर्जुन रुद्र की माँ के साथ हॉल में बैठा हुआ था। हॉल में रुद्र के पिता की तेज बहादुर की फोटो लगी हुई थी, जिसमें वो अपने हाथों में राइफल पकड़े हुए थे। हरे रंग का कुर्ता और लाल रंग की धोती पहने हुए थे। चेहरे पर मुस्कान और बड़ी बड़ी मूछें जो कि मुड़ी हुई थी, और वो अपने एक हाथ से अपनी मूछों पर वैसे ही ताव दे रहे थे जैसे पुराने जमाने में कोई राजा देता था। अर्जुन बार बार उसी पेंटिंग को देखे जा रहा था, और तभी उसके मन में एक सवाल आता है। तभी वो रुद्र की माँ से पूछता है, आंटी जी, ये रुद्र के पिता की फोटो है ना? हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? दिख नहीं रहा हमारा रुद्र उन्हीं पर गया है। हाँ सही कहा। वैसे मैं ये जानना चाहता था कि ये पेंटिंग हाथ से बनाई गई है? हाँ बेटा, उस समय लोगों को हमारे ज़माने में फ़ोटो खिंचवाने से ज़्यादा पेंटिंग बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता था, और रुद्र के पापा तो कुछ ज़्यादा ही पसंद किया करते थे। जब से ये कैमरा आया है, आधे से ज़्यादा कलाकारों को तो बेरोजगार कर दिया है, और अब उनसे कोई पेंटिंग नहीं बना रहा, और पेंटिंग बनाने की कला लुप्त होते जा रही है। हाँ सही कहा आंटी जी, हमारे देश की तरक्की कोई लोगों का रोजगार खा गई है। वैसे ये फ़ोटो किसने बनाई थी वो तो मुझे अब याद नहीं, पर जिसने बनाई थी वो अब जिंदा नहीं है। वो बहुत पहले मर चुका। वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग था ना। अच्छा। वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो बेटा? वो इसलिए आंटी जी, यदि वो जिंदा होता तो हम वो गोरी की पेंटिंग बनवा लेते। आप जैसे जैसे बताती जाती वो गोरी का चेहरा बनाते जाता। आपको तो उसका चेहरा याद ही है ना? हाँ बेटा, वो तो मुझे याद है। मैं गोरी जैसी खूबसूरत लड़की को कभी नहीं भूल सकती। वो किसी सड़क की अप्सरा से कम नहीं थी। पर अब कोई फायदा नहीं। अब इस गांव में ऐसा कोई चित्रकार नहीं होगा जो आपके बताए मुताबिक गोरी का चेहरा बना सके। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। अब गांव में ऐसा कोई चित्रकार नहीं जो कि मेरे बताए मुताबिक उसका चेहरा बना सके। रुद्र की माँ और अर्जुन हॉल में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर अनन्या आ जाती है, और वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और कहती है, ऐसा चित्रकार गांव में भले ही ना हो पर हमारे घर में ज़रूर है, जो कि आंटी जी के बताए मुताबिक उसका चेहरा बना सके। कौन? अर्जुन और रुद्र की माँ ने हैरानी से कहा। जल्दी बताओ अनन्या, उसकी मदद से हम गोरी की पेंटिंग बना सकते हैं, और यदि एक बार गोरी मिल गई तो उसके सारे किस्से सुलझ जाएंगे। अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।